Good morning, students. Yesterday we have read about the salient features of Indian Constitution. In that I have mentioned you the written Constitution and the Constitution in which it is written that India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic. To move further, we are just going to discuss about today the next feature, that is fundamental rights. Fundamental rights have been included into the chapter 3rd of the Constitution from Article 12 to 35. कौन से आर्टिकल्स में है? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स का मेंशन है. मैं आपको ये बता दूं, फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो हमारे संविधान ने हम सिटीजन्स को दिए हैं. वी are enjoying these rights and these are being mentioned in the article 12 to 35. Right to equality, right to freedom. Right to equality means all are equal in the eyes of law without any discrimination of caste, creed, sex, religion, color, etc. Okay. Right to freedom. Next, right to freedom means right to freedom of thought, speech and expression. We have the right to express ourselves, to think about anything, to express our feelings. Right against exploitation, right to religious freedom, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. यहाँ right against exploitation क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है कि जहाँ 14 साल से नीचे के बच्चे, अगर उनको कोई लेबोरियस वर्क किया जाता है, हार्मफुल फैक्ट्रीज़ में वर्क दिया जाता है, दैट इज़ एक्सप्लॉयटेशन. इफ़ द वर्कर इज़ गेटिंग द लेस वेजेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, इट इज़ एक्सप्लॉयटेशन. इफ़ द वुमेन इज़ एक्सप्लॉयटेड इन अ वे और अदर, इट इज़ एक्सप्लॉयटेशन. तो वी हैव द right to raise our voice against this kind of exploitation. Then comes right to religious freedom. अब religious freedom में हमने secular, पहले कल secularism पढ़ा और आज हम ये कहेंगे कि यहाँ हमें कोई भी धर्म, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है. We have the freedom to adopt any sort of religion of our choice. We can profess, we can propagate, we can open the institutions of any religion. There would be no foundations from law. So this is known as religious freedom. Then comes cultural and educational rights. हमें कोई भी कल्चर, अपना जो हमारे जो संस्कार हैं, रीति रिवाज हैं, उन्हें मानने का पूरा, उन्हें मनाने का, उन्हें मानने का पूरा अधिकार है. हम किसी भी तरह के एजुकेशन ले सकते हैं. हमारी एजुकेशन पे कहीं पर भी ये नहीं होगा कि हम इस धर्म के हैं या हम इस कास्ट के हैं, हम इस कलर के हैं, तो हमें ये एजुकेशन लेने पे मना किया जाएगा. हम मेल हैं, फीमेल हैं, तो हमें किसी भी तरह की रोक नहीं होगी. वी हैव द राइट टू adopt all sort of cultures and education. कोई भी जो भी जिस एजुकेशन में जाना चाहता है, he or she can adopt that. Right to constitution remedies. अब right to constitution remedies, अगर कहीं पर भी हमारे देश में देखिए कानून बना है, कानून को देखने वाले जुडिशरी में हैं, लेकिन अगर हमें लगता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, वो उनको वॉयलेट किया जा रहा है, तो वी कैन रेज आवर वॉइस अगेंस्ट दैट. और हम उन रेमेडीज़ से, सपोज़ कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है या गवर्नमेंट पर्सनल है, वो उससे हम अफेक्टेड हैं, तो वी कैन रेज आवर वॉइस अगेंस्ट दिस. So overall, in fundamental rights, the articles from article 12 to 35, we have included fundamental rights, and there are 6 fundamental rights: right to equality, समानता का अधिकार, right to freedom, right against exploitation, right to religious freedom, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. Next, what we are going to study is पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. मैंने आपको पहले बताया था व्हेन वी वर जस्ट स्टार्टिंग कि वी हैव अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ब्रिटिश सिस्टम.
ब्रिटिश की ऑल्दो ये बात है कि ब्रिटिश ने हमें एक्सप्लॉइट किया है, हमारे कंट्री को बहुत डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन हम बहुत कुछ अच्छी चीज़ें भी उन्होंने इंट्रोड्यूस की है खुद के फंक्शनिंग के लिए ही। बिफ़ोर इंडिपेंडेंस 1947 से पहले ही उन्होंने हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ स्टेट लेवल पर विधानसभाएं उन्होंने लगा दी थी, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हमारे यहाँ सेटअप की थी, और वो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एंड उनका जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ब्रिटेन अपने इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर के लिए पूरे वर्ल्ड में जाने जाता है। इसके लिए हम The Constituent Assembly decided to adopt parliamentary form of government both for the center and the state। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रेमर्स थे, जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट बना रहे थे तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर आवर कंट्री, और हम उसे सेंटर और स्टेट्स दोनों में इंट्रोड्यूस करेंगे। डिस्टिंक्शन इज़ मेड बिटवीन नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव हेड। और हमारे यहाँ पे जो नॉमिनल, आप हमेशा देखते होंगे हमारे यहाँ पे, अगर आपने कहीं पढ़ा होगा कि प्रेसिडेंट इज़ अ नॉमिनल हेड, that he is a rubber stamp, means in papers, in constitution, president is the nominal head, it is the head, but in real the head is the prime minister. So there is a distinction between nominal and real executive head. Council of Minister is responsible before the Lok Sabha, the lower house of Union Parliament. There are close relations between executive and legislature, and the tenure of Council of Minister is not fixed as it stays in office till it enjoys the confidence। अब आप देखिए कि इसके अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हमारा है, प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर प्राइम मिनिस्टर एंड सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स, दीज ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। व्हाट इज़ लोकसभा? इट इज़ द लोअर हाउस ऑफ यूनियन पार्लियामेंट। और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में एक क्लोज रिलेशनशिप होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का वैसे कोई टेन्योर नहीं होता। हमारे यहाँ गवर्नमेंट 5 इयर्स के लिए इलेक्ट की जाती है, 5 इयर्स के लिए अपॉइंट होती है, लेकिन एज सून एज दे लूज़ द कॉन्फिडेंस दे हैव टू रिज़ाइन। तो द टेन्योर of Council of Minister is not fixed as it stays in office till it enjoys the confidence. So today we have studied about the fundamental rights and parliamentary form of government. Thank you.